हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट और रो कॉन्टेक्स्ट जो कि पावर बीआई के पिलर हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे यूज़ करते हैं पावर बीआई में। यदि आप ये रो कॉन्टेक्स्ट और फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझ गए तो आप पावर बीआई के किसी भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक सैम्पल डेटा सेट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यूज़ सैम्पल डेटा पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद फाइनेंस टेबल को पावर बीआई में लोड करना है। ये टेबल पावर बीआई में लोड हो चुकी है। आप इस टेबल का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली एक प्रैक्टिस डेटा सेट है जिसको आप पावर बीआई को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं रो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं इस टेबल में एक नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे न्यू कॉलम पे क्लिक करना होगा। तो मैं न्यू कॉलम पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे टॉप में इसने मुझे कॉलम इक्वल टू का एक इंटरफेस दिया है। वहाँ पे मैं अपने लॉजिक्स को लिख सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टोटल सेल में का एक नया कॉलम बना रहा हूँ। कॉलम ओके इज इक्वल टू मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यूनिट सोल्ड है इस नंबर को अगर मैं सेल प्राइस के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे टोटल सेल वैल्यू यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यूनिट प्राइस के कॉलम को कॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिट प्राइस। तो आप देखेंगे कि इंटेलिजेंस ने मुझे ये कॉलम का नेम एक्सेस या फिर रेफरेंस के तौर पे दे दिया है। मैं इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ सेल्स प्राइस के साथ, सेल प्राइस के साथ, है ना। तो मैं यहाँ पे दूसरे कॉलम का नाम लिखूँगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो अभी मेरी कैलकुलेशन क्या है कि यूनिट सोल्ड वाले कॉलम को सेल प्राइस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मैं इस कमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये नया कॉलम इस नए नाम के साथ और इन दोनों कॉलम्स में जो जो भी वैल्यू है यानी कि 1513 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 350, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार दूसरे रो यानी कि ये दूसरा रो है, इसकी 1006 की जो यूनिट सोल्ड की वैल्यू है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 350 से तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त हुई। तो ये जो रो बाय रो कैलकुलेशन हो रही है यानी कि इन दो कॉलम रेफरेंस के आधार पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन रो बाय रो हो रही है। इन केस यदि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो और इस वैल्यू को समान रखूंगा तो इस चेंज वैल्यू के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके मुझे एक वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। तो मेरे एग्जिस्टिंग कॉलम में जो भी वैल्यू है उन वैल्यूज़ को जब मैं रो बाय रो कैलकुलेट करके अपना आउटपुट को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस प्रकार की कैलकुलेशन को पावर बीआई में रो कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी कैलकुलेशन एक बार हो गई है वो अब स्टैटिक फॉर्म में हो गई है, यानी कि जो कैलकुलेशन होने के बाद जो मुझे आउटपुट वैल्यू प्राप्त हुआ ये वैल्यू हमेशा यहीं पर इसी तरीके से दिखेगा या रहेगा जब तक कि मैं अपने सोर्स कॉलम के वैल्यू को चेंज ना कर दूं। सो नॉर्मली क्या होता है जब कभी भी हमारा सोर्स डेटा होता है या हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसके जो कॉलम वैल्यूज़ होती हैं वो ट्रांजेक्शनल वैल्यू उस रो के लिए हमेशा समान रहती है। तो उनको कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिल गया है वो हमेशा स्टैटिक फॉर्म में उस कॉलम के उस रो में हमेशा बैठ जाएगा या रह जाएगा, है ना। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन को हम रो कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। और जब कभी भी हम पावर बीआई में कोई भी नया कॉलम क्रिएट करते हैं तो न्यू कॉलम की जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा रो बाय रो ही होती है ना। आप समझते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें रिपोर्ट व्यू में जाना होगा। तो हम रिपोर्ट व्यू में गए। उसके बाद आप मैं यहाँ पर एक नया मेजर क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टोटल सेल का कॉलम का सॉरी टोटल सेल्स का एक नया मेजर बना रहा हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि ये मुझे मेजर इक्वल टू का ऑप्शन दे रहा था। जब मैंने नया कॉलम बनाया था उस टाइम पे इसने कॉलम इक्वल टू का मुझे एक एडिटिंग ऑप्शन दिया था, है ना। तो मेजर बना रहा हूँ तो मेजर इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल मेजर इज इक्वल टू। अब मैं सेम कैलकुलेशन यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उसकी कैलकुलेट यानी कि कैलकुलेट कॉलम को कंप्यूट करने के लिए मैंने
यूनिट लिखा था, और यूनिट लिखते ही उसने मुझे कॉलम का रेफरेंस दिया था, लेकिन ये मुझे यहाँ पे उस कॉलम का रेफरेंस नहीं दे रहा है। अब उस कॉलम को रेफरेंस कर का रेफर कर को रेफरेंस के तौर पे यूज़ करने के लिए मुझे या तो जो उसका आउटपुट कॉलम है उसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन जैसे मेरा था टोटल टोटल सेल, अब वो कॉलम भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो उस कॉलम को एक्सेस करने के लिए मुझे कुछ एग्रीगेट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यूज़ करूँगा सम फंक्शन। अब सम फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं उस आउटपुट कॉलम को यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, जो कि था टोटल सेल कॉलम, जो मैंने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ दिस टू कॉलम। दो कौन से कॉलम थे वो? मेरा यूनिट प्राइस और सॉरी सेल्स क्वांटिटी और यूनिट प्राइस जो भी था मेरा, उसके बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन की थी। अब ये जो कॉलम मेरे पास आया, आउटपुट कॉलम, इसको मैं अगर सम कर रहा हूँ, तो इसने सम फंक्शन जब मैंने यूज़ किया तो इसने मुझे इस कॉलम का एक्सेस करने के लिए दिया। क्योंकि जब कभी भी हम सम फंक्शन लिखते हैं, अगर आप देखोगे मैंने ब्रैकेट ऑन किया सम लिखने के बाद में, आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि मुझे कॉलम का नेम दो जिस कॉलम को आपको सम करना है ना? तो उस केस में मैंने अभी यहाँ पे क्या कौन सी कॉलम का नाम दिया? मैंने दिया टोटल सेल्स कॉलम का रेफरेंस दिया। और जब मैं कॉलम सम को क्लिक करूंगा या फिर इस फॉर्मूले को कमिट करूंगा, तो आप देखेंगे कि इस मेज़र का एक वैल्यू मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यदि मैं इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो ये जो वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये मुझे टोटल वैल्यू दिख रही है। जबकि इस कॉलम में, यानी कि टोटल सेल्स कॉलम में, मुझे हर एक रो के अगेंस्ट में एक वैल्यू दिख रही थी, है नहीं? ये मेरा एक कैलकुलेटेड कॉलम था, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन रो बाय रो हो रही थी। अब इसी कॉलम को जब मैंने सम किया, तो ये कॉलम मुझे कुछ इस प्रकार से दिखा, जिसमें मुझे इन सारी वैल्यूज़ की, जितने भी मेरे पास टोटल वैल्यू है, इस वैल्यू का टोटल, जब मैं इनको हर एक रो को जोड़ूंगा, तो उसके बाद जो मेरे को आउटपुट मिलेगा उसका टोटल वैल्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अब ये जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके सामने कोई भी फिल्टर को मैंने डाला नहीं है या फिर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसके आगे, इसीलिए मुझे टोटल वैल्यू दिखा रहा है। यदि मैं इसके आगे कंट्री कॉलम को डालता हूँ, तो आप देखोगे सेम वैल्यू जो मुझे पहले 127931598 दिख रहा था, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है कंट्री के आधार पे, यानी कि अगेंस्ट ईच कंट्री नाउ द सेम वैल्यू हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। कनाडा की उसने वैल्यू कैलकुलेट कर दी है, फ्रांस की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर दी है, ठीक उसी प्रकार जो बाकी कंट्री है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दिखने लग गई है। अगर मैं यहाँ पे कंट्री को एक बार फिर से हटाऊंगा, तो मुझे टोटल वैल्यू दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट उसके सामने अवेलेबल नहीं है। अब मैं मंथ नेम का कॉलम इनके सामने रख रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये जो सेम आउटपुट वैल्यू थी, वो अब मंथ नेम के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। यानी कि जो ये मेजर है, ये डायनेमिकली अपना बिहेवियर को चेंज कर रहा है बेस्ड ऑन जो भी हम इसके सामने कॉन्टेक्स्ट रख रहे हैं, राइट? अब मैं इसको चेंज करके, फॉर एग्जांपल मैंने सेगमेंट को रखा, तो आप देखेंगे कि इसने सेम जो आउटपुट था 12793158, ये चेंज होकर के अब सेगमेंट के आधार पे इसने ये नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टोटल के साथ साथ मुझे इन सेगमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है। तो इसे डायनेमिक बिहेवियर जब मेजर कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे चेंज करता है, तो उसे हम फिल्टर कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो जब कभी भी हम नया मेजर पावर बीआई में क्रिएट करते हैं, तो ये मेजर हमेशा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ में, या फिर यूं कहें कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के रूप में काम करता है। अब मैं यहाँ पे एक से अधिक कॉलम भी डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने कंट्री का एक वैल्यू और पुट करता हूँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ चैनल पार्टनर एंड कनाडा, जो भी मेरा आउटपुट होगा, यानी कि चैनल पार्टनर और कनाडा का जो टोटल सम वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वापस टेबल में जाऊँ और यहाँ पे मैं चैनल पार्टनर को सिलेक्ट करूं, और उसके बाद मैं कंट्री में कनाडा को सिलेक्ट करूं, तो इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है, उसका ये जो आउटपुट कॉलम है, इन सबको यदि मैं सम करूंगा, तो इसका वैल्यू इक्वल टू इस वैल्यू के बराबर होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ फिल्टर कॉन्टेक्स्ट इन पावर बीआई। तो अगर मैं इस वैल्यू को के अलावा, यानी कि मैंने इनको एक कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है सेगमेंट का और कंट्री का, किसको दिया? ये टोटल सेल मेजर को दिया, तो इसने इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे मुझे एक आउटपुट दिया। अगर मैं आउटसाइड से कोई एक्स्ट्रा फिल्टर भी अप्लाई करूंगा, सो फॉर एग्जांपल मैंने एक फिल्टर अप्लाई किया यहाँ पे वीटीटी,
सो इस केस में अब ये चैनल पार्टनर और कनाडा के कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैंने एक तीसरा कॉम्बिनेशन दे दिया वीटीटी का। तो इन तीनों को फिल्टर करने के बाद जो मुझे ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू इक्वल टू होगी, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में वीटीटी को सिलेक्ट करूँ, तो इन दोनों वैल्यू को सम करने के बाद जो मेरा आउटपुट आएगा वो होगा इसके इक्वल, यानी कि 64242। अब हम सम करके भी देख सकते हैं। मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। 25308 प्लस 38934, 64242। अगर आप देखोगे ये इक्वल टू है 64242। तो मेजर ने इस वैल्यू को कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री थिंग, यानी कि सेगमेंट, कंट्री एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे जो हमें आउटपुट आया, उस टेबल में जो हमने फिल्टर लगा के देखा उसको डायनेमिकली चेंज करके हमें उसका राइट वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। तो इसे कहते हैं फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। सो इन शॉर्ट, जब कभी भी हम मेजर क्रिएट करते हैं पावर बीआई में, तो मेजर एक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, जबकि कैलकुलेटेड कॉलम रो बाय रो, या फिर यूँ कहें कि रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को। और जब कभी भी आपसे ये इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम एंड मेजर, तो उसके आंसर में आप ये ज़रूर बोलिएगा कि कैलकुलेटेड कॉलम ऑलवेज रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है, जबकि मेजर हमारा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। थैंक यू दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में और डिटेल में आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच।